नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। अपनी बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसमें हमें आपके मदद की जरूरत है। आपको मालूम है कि इस वक्त सच कहना बहुत मुश्किल काम है और सच कह के वाकई में अपने आप को स्थापित किए रहना उससे भी एक मुश्किल काम है और इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको सत्य हिंदी सदस्यता अभियान से जुड़ने का मौका मिलेगा और आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ पत्रकारिता भी मजबूत होगी, सत्यहिंदी.com को भी मजबूती मिलेगी, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब हम आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संसद का सत्र 8 दिन पहले खत्म हो गया है और यह संसद का सत्र दो चीजों के लिए जाना जाएगा। एक तो जिस तरीके से 8 विपक्षी जो सांसद थे उनको सदन से बेदखल किया गया राज्यसभा से, और उसके बाद वो सांसद रात भर जो है संसद के बाहर वहां पे बैठे रहे धरने पे। उसके बाद जो विपक्ष के सांसद है उन सारे विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार के बावजूद भी सरकार की तरफ से बिल पास कराए गए और 3 सबसे महत्वपूर्ण जो लेबर लॉज थे, लेबर रिफॉर्म बिल्स थे, वो भी इसी दौरान पास करा दिए गए। ऐसा अमूमन होता नहीं है। विपक्ष के बहिष्कार के बाद अमूमन ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम इतनी जो संसदीय परंपरा है उसका निर्वाह किया जाएगा, क्योंकि बिना विपक्ष के, बिना बहस के अगर कोई बिल पास हो जाता है तो फिर वो संसदीय मर्यादा को एक तरीके से उसकी अवमानना होती है। क्या कुछ हुआ इस संसद के दौरान, उसका क्या कुछ मतलब है, इन तमाम मसलों बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हिंदी पत्रकारिता जगत के बड़े महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। हमारे साथ है दैनिक भास्कर के ग्रुप एडिटर रह चुके श्रवण गर्ग, जो हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। साथ ही आज तक के डायरेक्टर रहे लंबे समय तक कमरवेद नकवी साहब, जो इस वक्त सत्यहिंदी.com के भी फाउंडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रवण जी, जिस तरीके से ये पूरा सदन चला है, एक तरीके से तो कह सकते हैं कि इस महामारी के दौरान सदन चला अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जो कुछ भी सत्ता पक्ष की तरफ से दिखाई दिया, क्या आपको लगता है कि वो एक स्वस्थ संसदीय परंपरा का निर्वाह हुआ वहां पे? देखिए, इसमें आपने जो कहा उसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि संसद की बैठक होगी, क्योंकि बड़ा आश्चर्यजनक रहा कि संसद की बैठक बुलाई गई। पर दूसरा आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस तरह से संसद की बैठक को कंडक्ट किया गया और एक बड़ी पॉपुलेशन, आप अगर मजदूरों को, लेबर को और किसानों को और खेतिहर मजदूरों को मिला लें इस देश की पॉपुलेशन में, टोटल पॉपुलेशन में, तो फिर यही कॉन्स्टिट्यूट करती है एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को जी। और इन्हीं से संबंधित सारे विधेयक इन्होंने विपक्ष की गैर मौजूदगी में पारित कर दिए। अब ये कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तो निशानी है नहीं, और ये एक बताता है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं कि अभी इंदौर की एक यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लाखों बच्चे हैं उसमें जर्नलिज्म का जो डिपार्टमेंट है उसकी मास्टर्स की फाइनल ईयर की एग्जाम हुई जी। और उसमें सारे सवाल जो पूछे गए, उसमें मैं केवल 2 सवाल आपको रख रहा हूं, बाकी तो बहुत जबरदस्त है। वो पूरा बीजेपी का घोषणा पत्र है कि देश में एक दलीय व्यवस्था लागू हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। अच्छा। और हाँ, और दूसरा सवाल है कि 2019 के आम चुनाव में भाजपा की जीत क्या मोदी सरकार पर आम आदमी के भरोसे की मोहर है? समझाइए। अच्छा। मैं आपको 5-6 सारे सवाल हैं, अगर वो पढ़ के सुनाऊं तो आपको लगेगा कि एक सिस्टेमेटिकली डिजाइंड एक चीज चल रही है, और वो जो आप कह रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसको कैसे वन पार्टी सिस्टम से रिप्लेस किया जा सकता है डेमोक्रेटिकली।
मतलब वो भी मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेटिकली कैसे किया जा सकता है, नॉट अथॉरिटेटिवली, वो एक प्रोसेस चल रही है और उसमें लोगों की मोहर अगर लग जाए तो वो उसके लिए एक कोशिश चल रही है। और जितनी चीजें आपने बताई या हो रही हैं जी, वो सब उसी दिशा में चल रहा है। मतलब आप एक के बाद एक जो हो रहा है देश में, जितनी घटनाएं हो रही हैं एक लाइन से आप 50 घटनाएं गिना सकते हैं कि कैसे मीडिया, कैसे न्यायपालिका, कैसे अपोजिशन, कैसे पार्लियामेंट, कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को के औचित्य को और उनकी महत्ता को जी, कम नहीं किया जा रहा, उनकी जरूरत को खत्म किया जा रहा है कि भाई उसके बिना भी काम चल सकता है। मैं कम करना तो बहुत ही ब्लेटेंट हो जाएगा जी, जी, कि आप खत्म कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, मतलब पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं है, अपोजिशन की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं हूं ना टाइप, जो एक शाहरुख खान का डायलॉग। डायलॉग है, वो इस समय देश में चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। जी बिल्कुल। नकवी साहब, अगर संसद के अंदर अगर विपक्ष अगर बाइकआउट करेगा, मेज के ऊपर खड़ा हो जाएगा, रूल बुक को तोड़ने की कोशिश करेगा, माइक तोड़ने की कोशिश करेगा, और उसके बाद अगर वो ये उम्मीद करेगा कि जो चेयरमैन महोदय हैं या उपसभापति महोदय हैं वो उनके साथ बहुत ही विनम्रता का व्यवहार करेंगे, तो ये कैसे संभव है? आगे विपक्ष भी तो जिम्मेदार है। आपको संसद के अंदर जाके अपनी बात कहने का अधिकार है, आप वहां जाके अनरूली बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? अगर आप करेंगे तो सत्ता पक्ष के पास अधिकार है, वो आपको बाहर करा सकता है और साथ ही साथ बिल पास करा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसी स्थिति आई क्यों कि विपक्ष को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जिम्मेदारी केवल विपक्ष की ही अकेले नहीं है, उतनी ही जिम्मेदारी सरकार की है। और जैसा कि अभी श्रवण जी बता ही रहे थे कि भाई किसानों के लिए और नौकरी पेशा और मजदूरों के लिए आप तीन बिल लेबर लिख के हैं और 3 बिल जो है कृषि से संबंधित है। ये 6 महत्वपूर्ण बिल आप लाना चाहते हो, उसको आप आनन फानन में लाना चाहते हो, जबकि ये दोनों विषय ऐसे थे जिन पर देश में पहले अच्छी चर्चा होनी चाहिए थी, गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी। और ये बिल बजाय इसके कि संसद में सीधे रखे जाते, उसको सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए था। सिलेक्ट कमेटी में सभी पार्टियों के लोग होते हैं, वो वहां गंभीर चर्चा होती है, उस पर वो अपना शोध भी करते हैं, उसके तमाम पहलुओं को समझते हैं, उसके बाद बिल में संशोधन सुझाते हैं, और उसके बाद अगर वो बिल आता है तो एक प्रकार से एक सर्वदलीय आम राय बनी हुई होती है उस बिल पर, और उस पर पूरे देश की मुहर होती है। तो सवाल ये है कि लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है, संसद का ये मतलब नहीं है कि भाई आप कुछ भी बिल लाइए और कुछ भी आप, और वो बिल कैसे थे, वो ऑर्डिनेंस थे। जो ऑर्डिनेंस भी आप क्यों लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ऐसे कोई इमरजेंसी विषय नहीं था कृषि में कि आप उसके लिए ऑर्डिनेंस लेके आए। तो दरअसल जो है सरकार को इन दोनों विषयों पे थोड़ा समय देना चाहिए था, थोड़ी गंभीर चर्चा करानी चाहिए थी। तो विपक्ष तो यही मांग कर रहा था, और जब आप उसकी मांग नहीं मानोगे और जब आप फिर कोई कहेगा कि नहीं भाई आप इसमें वोटिंग कराओ, आप वोटिंग नहीं कराना चाहते हो, आप वॉइस वोट से बिल पास कराना चाहते हो, तो विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा रास्ता क्या है? बट नकवी जी, हंगामा करने का मतलब ये तो नहीं कि आप टेबल के ऊपर चढ़ जाएं या फिर आप माइक तोड़ दें या रूल बुक फाड़ दें। हाँ, ये सब चीजें जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और असल में ये विपक्ष को ने करके अपना केस खराब किया पूरा का पूरा, क्योंकि सारी की सारी बहस इस पर चली गई कि विपक्ष जो है अनरूली था, विपक्ष ने जो सारी अराजकता की, और वो जो दोष सरकार पे आना चाहिए था, जो दोष बीजेपी पे और उनके सहयोगी पार्टियों पे आना चाहिए था, और खास तौर से जो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश हैं, उनके ऊपर जितना ज्यादा दोष आना चाहिए था,
वो आधे से ज्यादा विपक्ष की ओर मुड़ गया और बीजेपी को और उन लोगों को विपक्ष पे हमला करने का मौका मिल गया। तो एक प्रकार से ये बड़ा सीरियस सेल्फ गोल है जो विपक्ष ने किया। वो इसको इस तरह की अनरूली व्यवहार की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसको ये किसी भी तरह की संवैधानिक परंपरा में आता नहीं है कि आप ऐसे हंगामा कीजिए। बट श्रवण जी, ये मान लेता हूं कि चलिए विपक्ष ने गलती की, विपक्ष ने सेल्फ गोल कर दिया, लेकिन क्या उपसभापति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति भी बिना डिवीजन ऑफ वोट कराए और उस हंगामे का फायदा उठाते हुए बिल पास करने का ऐलान कर दे, जहां पर सबको मालूम है कि वहां पे सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं है? क्या ये जस्टिफाइड है? क्या उपसभापति का जो कृत्य है, क्या वो सही माना जाएगा? क्या वो संसदीय परंपरा के अनुरूप है? नहीं, इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो मैं आपकी ये जो बात है कि सेल्फ गोल वाली, मैं ये कोई मानता नहीं हूँ कि ये सेल्फ गोल है। मैं ये नहीं मान रहा हूँ। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है पार्लियामेंट में इस तरह का बिहेवियर, या किसी विधानसभा में नहीं होता है देश की। उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ हो, या बंगाल में नहीं हुआ हो, या कर्नाटक में नहीं हुआ हो। ये भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार संसद में इस तरह का हुआ हो। आप अगर नागरिक संसद को या संसद सदस्यों को बहुत ही एक कोल्ड ब्लडेड तरीके से कॉर्नर में डाल देंगे और उनकी बात को सुनेंगे ही नहीं, और एक सांसद कह रहे हैं मत विभाजन के लिए, डिवीजन ऑफ वोट के लिए, तो ये तो परंपरा रही है। आप इतने बड़े बड़े, आप मावलंकर जी के जमाने से अगर स्पीकर्स जो हमारे यहाँ, जो जिस तरह की राज्यसभा में भी लोग रहे हैं और लोकसभा में भी रहे हैं, स्पीकर्स रहे हैं या सभापति रहे हैं, इस तरह का कभी हुआ नहीं कि अपोजिशन को बात को सुनने से इनकार कर दिया गया। अपोजिशन को मौका ही नहीं। एक तो अपोजिशन है नहीं मौजूद वहां, और दूसरा ये कि आप देखिए कि अकाली दल ने विड्रॉ कर लिया मंत्रिमंडल से, टीआरएस ने कहा कि वो विरोध में है, बीजू जनता दल विरोध में है, शिवसेना अलग है। आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया। मतलब आपने पहले जब ये लोग आपके साथ थे तमाम मसलों पर, अकाली दल भी, टीआरएस भी, बीजू जनता दल भी, आपने विपक्ष के विरोध के बावजूद डिवीजन किया बिलों, विधेयकों पर। इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपने तय करके ये कर लिया कि हम इसको होने नहीं देंगे? तो क्या इसको एक हम, और बीजेपी के सांसदों ने भी कोई मांग नहीं की कि ये डिवीजन होना चाहिए। उन्होंने भी नहीं कहा कि हाँ करवा लीजिए, हम बहुमत में हैं और हम बताते हैं आपको कि हम कैसे जीतते हैं, जैसा कि आमतौर से कहा जाता था। अब आप ऐसी स्थिति में जब करोड़ों की संख्या में किसान सड़क पर आने को परेशान हैं और मजदूर परेशान हैं, कल से लेबर्स भी बहुत परेशान हो जाएंगे जी। तो वो जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, जो डेरिक ओब्रायन हैं, जो बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसदों को कलकत्ता लौटकर अपने अवाम को क्या जवाब देना चाहिए कि उन्होंने संसद में क्या किया। मतलब किस मुंह से इन लोगों को लौटना चाहिए, या संजय सिंह को दिल्ली में क्या कहना चाहिए कि हमने क्या किया वहां संसद में आवाज उठाने के लिए। तो ये जो आप कह रहे हैं अनरूली चीजें होना, ये परंपरा तो नहीं बन सकता, और परंपरा बनाना भी नहीं चाहिए, और अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहना चाहिए। पर अगर ये तय कर लिया जाए कि इनको एजिटेट करना है, उकसाना है, इनको गुस्सा दिलाना है, तो मैंने पहले निवेदन किया आपसे कि अगर हरिवंश की जगह वेंकैया नायडू होते जी, वो बहुत ही अलग तरीके से चीजों को कंडक्ट करते हैं। वो पॉलिटिशियन हैं बेसिकली, और
चुनाव जीत कर आते हैं लोगों के वोटों से, तो वो अलग हो सकता है, वोटों का डिवीजन करवा लेते हो। बट श्रवण जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी उस दिन जो वेंकैया नायडू राज्यसभा में चेयर पे नहीं थे, वो डेलिबरेटली था, वो एक जानी बुझी समझी बुझी रणनीति थी सरकार की तरफ से, या फिर हरिवंश जी को इसीलिए बैठाया गया था कि उनसे वो सब करवा लिया जाएगा जो शायद वेंकैया नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैं इस बारे में ये नहीं कहना चाहूंगा कि डेलिबरेटली था, परिस्थिति जन्य भी हो सकता है, और ऐसा होता भी है कई बार कि उपसभापति कंडक्ट करते हैं, महत्वपूर्ण मसलों को करते हैं, और हरिवंश जी कई मौकों पर करते रहे हैं चीजों को। तो मैं ये कोई आई डोंट वांट टू कास्ट एस्पर्शंस कि वेंकैया जी की प्रतिष्ठा को कोई इससे नुकसान पहुंचे कि डेलिबरेटली किया। मैं केवल एक हाइपोथेटिकल सवाल कह रहा हूं कि अगर वो होते जी जी, तो एक पॉलिटिकल आदमी के होने का, मैं हरिवंश को पॉलिटिकल नहीं मानता हूं, मतलब पॉलिटिक्स में है तो वो भी है, दासगुप्ता भी हैं वहां, तो बीजेपी के नॉमिनी वहां राज्यसभा में, वो भी जर्नलिस्ट हैं। वो उपसभापति की चेयर पे होते तो वो क्या करते? बिल्कुल, आप एक दूसरा सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है नकवी जी, कि जैसा कि अभी श्रवण जी ने कहा कि भाई सेल्फ गोल नहीं मानता हूं, और एक तरीके से विपक्ष के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, वो क्या करता, और वैसी स्थिति में विपक्ष ने जो किया वो परंपरा तो नहीं हो सकती, लेकिन शायद उनकी मजबूरी बन गई। ऐसे में क्या उपसभापति का जो कंडक्ट है, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड, या उनको डिवीजन ऑफ वोट कराना चाहिए? देखिए, एक तो हमारे यहाँ दुर्भाग्य से एक ये विपक्ष का होने का अर्थ ये हो गया है कि विपक्ष है तो उसको हंगामा करना चाहिए। तो हमने पूरी राजनीति को एक प्रकार से इसी तरह से परिभाषित किया है कि अगर सदन में विपक्ष ने हंगामा नहीं किया किसी चीज को लेकर के, तो विपक्ष बेदम है। तो ये भी जो, अगर हम किसी एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात करेंगे, एक जो है मैच्योर डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो उसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सरकार को भी, विपक्ष को भी। तो इसलिए ये कहना है कि नहीं ये अब आपने उकसा दिया, सरकार ने उकसा दिया, इसलिए हमें हंगामा करना पड़ा, या तो ये चीज मुझे नहीं स्वीकार है, क्योंकि भाई विपक्ष, दुनिया के दूसरे देशों में भी लोकतंत्र है, और हमने दूसरे देशों के भी संसद में बहसें देखी और बहुत गंभीर मुद्दों पर बहसें देखी, लेकिन जूता चप्पल चलते हुए या इस तरह का हंगामा करते हुए देखा। बहस करने का तरीका बहस उस तरीके से ही होनी चाहिए, एक बात है। दूसरी बात जो कि क्या विपक्ष हंगामा कर रहा था इसलिए हरिवंश जी जस्टिफाई नहीं, हरिवंश का जो भी भूमिका है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। और दरअसल जो भी चेयर पे है, जो भी सदन की अध्यक्षता कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सदन को ठीक से चलाए, शांति से चलाए, और ऐसी स्थिति ना आने दे कि इस तरह की अशोभनीय कोई बात हो। तो सीधी बात है, एक लाइन का मुद्दा था कि आप इस पर वोटिंग करा लीजिए। अगर हरिवंश जी ने उस वोटिंग की बात को स्वीकार कर लिया होता तो कोई मामला ही नहीं होता, पर वो शायद उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि वोटिंग में हो सकता है ये बिल गिर जाए। अब बिल गिर जाए तो सरकार के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। तो कुल मिलाकर के मामले की जड़ में यही बात थी, और इसलिए ये सारी चीजें हुई। तो ये बेसिक बात यह है कि इस सारी बिल को लाने के साथ और किसी बिल को किसी प्रकार पास करा लेने के पीछे सरकार की कोई ईमानदारी नहीं थी, उसके पीछे कोई ईमानदार मंशा नहीं थी। ईमानदार मंशा होती तो वो अपने सांसदों को समुचित समय देती बिल को पढ़ने का, पढ़ के आने का, उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का, और उसमें संसद में बाकायदा अच्छी बहस कराने का, और बहस करा के जरूरत पड़े तो वोटिंग कराने का। लेकिन जब सरकार के अपने सहयोगी दल जैसे कि अकाली दल या बीजू जनता दल या टीआरएस जैसे लोग जो अमूमन सरकार के साथ रहा करते हैं, ये सारे लोग विरोध में है, तो उनको मालूम है कि हम ये बिल नहीं पास करा पाएंगे, तो इसलिए वॉइस वोट से आप बिल पास कराते हो। तो कुल मिलाकर के जो हरिवंश जी की भूमिका केवल एक थी कि किसी भी प्रकार से ये बिल पास हो जाना चाहिए,
और वो उन्होंने करा लिया। बट नकवी जी, एक श्रवण जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपसे सवाल ये कि श्रवण जी ने शुरू में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कि पार्लियामेंट नाम की चीज का कोई रेलेवेंस अब बचता नहीं है, और फिर उन्होंने इशारा किया कि पार्लियामेंट है लेकिन अब उसकी जरूरत बचती नहीं। क्या आपको लगता है कि उस दिशा में चीजें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं? क्योंकि विपक्ष अगर बाइकआउट भी कर देता है तो भी सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि बिल पास हो ना पास हो, वो आराम से बिल पास करा लेता है, और एक दो नहीं कई बिल पास हो जाते हैं, जिसमें लेबर रिफॉर्म जैसा बिल भी पास हो जाता है। अगर कोई और सरकार होती तो शायद वो इस बात को तवज्जो लेती कि नहीं, विपक्ष नहीं है, मॉरली हमारे लिए ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर सरकार इस तरीके से काम करे, विपक्ष के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो फिर संसद का मतलब क्या रह जाता है? देखिए, हम आपको एक छोटा सा आंकड़ा देते हैं और वो आंकड़ा अपने आप में बता देगा कि ये सरकार और इसके पहले की जो सरकारें रही हैं उनके बीच में अंतर क्या रहा है काम को लेकर के। जैसे कि मनमोहन सिंह की जो पहली सरकार थी, उस सरकार के दौरान करीब 60% बिल जो है वो सिलेक्ट कमेटी को भेजे गए। मनमोहन सिंह का जो दूसरा कार्यकाल था, उस कार्यकाल में 71% बिल जो है वो पहले सिलेक्ट कमेटी को भेजे गए और फिर जब वहां से होकर के आए तो फिर उनको सदन में रखा गया। नरेंद्र मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था उसमें केवल 25% बिल ऐसे थे जो सिलेक्ट कमेटी को भेजे गए। जो नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल था उसमें पहले साल में 17 बिल गए सिलेक्ट कमेटी को, और ये दूसरे साल एक भी बिल नहीं गया सिलेक्ट कमेटी को। इसका मतलब क्या है, जब आप इतने महत्वपूर्ण बिल ला रहे हो और उनको आप और सारे के सारे जितने बड़े बिल हैं वो सारे के सारे बिल जल्दीबाजी में लाए गए, जल्दीबाजी में पास कराए गए और उन पे सर्वानुमति बनाने की कोशिश नहीं की गई। तो एक प्रकार से आप संसद को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो कि संसद का दो काम है कि जो बिल मैं लाना चाहूं, जो बिल हम लाना चाहें उस पे बस संसद की मोहर लग जाए। क्यों लग जाए? क्योंकि वो आपकी संवैधानिक जरूरत है। संविधान में प्रावधान है कि कानून संसद में बनेगा। अगर ये प्रावधान नहीं होता तो इसकी जरूरत नहीं होती। दूसरी, संसद का भूमिका इतनी रह गई है कि ट्रस्ट वोट हो या जो भी हो, सरकार के पक्ष में बहुमत दे तो वोट से साबित हो कि सरकार को बहुमत है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में संसद ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, अगर आप इसका हिसाब किताब लगाने जाएं तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी काम नहीं किया। बिल्कुल। श्रवण जी, आपसे आखिरी सवाल है, हमारे पास वक्त अब काफी, क्योंकि 40 मिनट का वक्त होता है जूम के अंदर, वो वक्त काफी हो गया है। जो चीज नकवी जी जिस कह रहे हैं कि संसद को रबर स्टैम्प बनाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि एक जरूरत है, इसलिए संसद के अंदर हम जाते हैं, था उसकी जरूरत नहीं है। आपने भी उस ओर इशारा किया था। तो क्या आने वाले समय में ये देश देखेगा कि संसद की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई रेलेवेंट हो जाएगी? नहीं, संसद तो बनी रहेगी क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी आने वाले 2-3 सालों में। हमको ये कोरोना कब तक चलता है आगे, या चलाया जाता है या चलने दिया जाता है, ये बहुत सारी चीजें तय करेगा। हमको अभी ये पता नहीं है, अंदाज भी नहीं लगा सकते कि ये जो सत्र हुआ संसद का अभी जिस तरह का टूटा फूटा, वो अब आगे कब होगा, कितने दिनों के बाद होगा, और क्या केवल बजट सत्र में ही पार्लियामेंट मिलेगी अपने कुछ कार्य निपटाने के लिए। ये संसद की जरूरत आप देखेंगे, अगर पिछले मार्च के बाद से, कोरोना के समय के बाद से बहुत सारी चीजें सरकार ने सबसे ज्यादा फैसले इस दौरान लिए हैं जी। बहुत सारे फैसले जो देश के भविष्य को लेकर हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर हैं, उतने फैसले कभी संसद चली तब नहीं लिए गए। तो इसलिए ये मान सकते हैं हम कि एक प्रोसेस में है, सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है, शायद कि देखें संसद के बिना और विपक्ष के बिना हम काम कर सकते हैं, क्योंकि जनता इस समय सरकार के साथ है और सरकार उसका पूरी तरह फायदा लेना चाहती है। जब श्रवण जी जैसे अनुभवी पत्रकार संपादक जब ये कहें कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो इसको आप संयोग मत समझिए, ये एक प्रयोग है जो भारत की राजनीति में नए सिरे से हो रहा है। इसको जनता कितना स्वीकार करेगी ये भी देखने वाली बात है। हालांकि श्रवण जी ने यह भी कहा है कि जनता पूरी तरीके से, एक तरीके से उनके साथ है, काफी बड़ी है।
नकवी साहब ने भी कहा कि रबर स्टैंप हो जाएगी। ये बड़ा दुर्भाग्य होगा जिस दिन ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब क्या कहा जाए। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि देखना होगा कि संसदीय परंपराएं तब तक बची रहेंगी जब संसद बची रहेगी, और संसद ही नहीं बचेगी तो संसदीय परंपरा। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।